चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जहां अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आज ब्रोकिंग स्टॉक्स थोड़े बहुत उभर रहे हैं। ग्रो 4% ऊपर है। एंजल वन में भी करीबन 3% का इजाफा देखने को मिल रहा है। जब बाजार सुस्त होते हैं तो ये स्टॉक भी नहीं चलते, जब थोड़ा मोमेंटम गेन होने लगता है तो ये स्टॉक में एक अच्छी फूर्ती आती है। ये चाहे वो ब्रोकिंग स्टॉक्स हो चाहे वो एएमसीज हो, वहां पे एक मोमेंटम देखने को मिलता है। बहुत दिनों के बाद एक मूव है ब्रोकिंग स्टॉक्स में। पसंद है निश्चित, क्योंकि मार्केट तो कहीं नहीं जा रहा। तो डेफिनेटली अगर हम ब्रोकिंग कंपनीज की बात करें तो लास्ट वन एंड हाफ ईयर से हमने देखा है कि इंडियन मार्केट्स में एक करेक्शन देखने मिल रहा है। सो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमें ब्रोकिंग कंपनीज में देखने के रेवेन्यू में देखने मिलता है। ट्रेडिंग एक्टिविटीज रिड्यूस हो जाती है। सो इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन रिड्यूस हो जाता है, उसकी वजह से रेवेन्यू में भी हमें एक डिक्लाइन देखने मिला था। एंड जैसे ही अभी मार्केट्स में एक रिकवरी हमने मार्च के बाद से देखा है, ओवरऑल मार्केट्स में एक रिकवरी आ रही है, नए नए आईपीओ आ रहे हैं। सो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी ब्रोकिंग कंपनीज के रेवेन्यू में देखने मिला है। सो क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स में हमें एक अच्छे खासे बॉटम फॉर्मेशन रिजल्ट्स हमें देखने मिला है। एंड अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हमें वापस से बढ़ता हुआ देखने मिला है। सो ऑल इन ऑल ब्रोकिंग कंपनीज आने वाले एक साल के लिए एक अच्छे पॉइंट लग रहे हैं। रिसेंटली हमें एक रैली भी देखने मिली थी। अप्रैल के बाद से सारी ब्रोकिंग कंपनीज ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के आसपास थी। एंड देन वहां से थोड़ा बहुत पुल बैक हमें करेक्शन देखने मिला। तो यहाँ से नेक्स्ट वन ईयर के लिए डेफिनेटली ब्रोकिंग कंपनीज पे फोकस रखना चाहिए। चाहे वो एंजल वन हो, ग्रो हो, या दूसरे अगर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की बात करें, सीडीएसएल हो गया। सो यहाँ पे डेफिनेटली 2 साल के साइकिल्स रहते हैं। हमने पहले पिछली बार भी देखा है कि ऑलमोस्ट 2022 के आसपास से एक करेक्शन के बाद से वापस से हमें 2 साल की 22 से लेकर 24 की एक रैली देखने मिली थी। एंड 24 से 26 की 2 साल की करेक्शन के बाद वापस से अभी नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए ब्रोकिंग कंपनीज में एक रिकवरी देखने मिल सकती है। सो डेफिनेटली यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। एंजल वन भी अच्छे वैल्यूएशन पे अभी अवेलेबल है, 25 के पी पे, जहाँ पे पीक पी हमें 50 के आसपास की देखने मिली थी। सो वहां से भी अच्छे खासे करेक्शन पे हमें एंजल वन देखने मिल रहा है। तो करंट लेवल से अक्यूमुलेट कीजिए। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली यहाँ पे हमें नए ऑल टाइम हाइस भी बनते हुए देखने मिलेंगे। अगर दूसरी एंड निश्चित। ग्रो की बात करें। हाँ, यस। प्लीज 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 कंटिन्यू। एंड अगर ग्रो की भी बात करें तो ग्रो के आईपीओ के बाद से भी हमें एक अच्छे खासे अपसाइड देखने मिली थी। सो ग्रो में भी ईयर ऑन ईयर क्लाइंट की एडिशंस भी इंक्रीज हो रहे हैं। सो डेफिनेटली ग्रो में भी फोकस रखने की राय रहेगी। दोनों ही काउंटर्स में ब्रोकिंग कंपनीज में एक अच्छा हमें मोमेंटम देखने मिल सकता है। एंड व्हाट अबाउट एक्सचेंजेस? मैं पूछ रही थी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एमसीएक्स और एनएससी का आईपी भी आ रहा है, उसका इंतजार तो हम सालों से कर रहे हैं, पर मे बी द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर विल गेट इट। तो एमसीएक्स और बीएससी में उसमें क्या करेंगे? सो डेफिनेटली अगर हम देखें तो बीएससी में रिसेंटली हमें 4000 के आसपास का टॉप देखने मिला था। एंड वहां से जिस हिसाब से कैश के सिस्टम्स का इम्प्लीमेंटेशन आया, उसकी वजह से करेक्शन देखने मिला। सो यहाँ से वापस से बीएससी भी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्यूमुलेशन करने की राय रहेगी। क्योंकि जैसे ही हमने देखा कि एनएससी का आईपीओ सितंबर तक एंटिसिपेटेड है लॉन्च होने के लिए। सो डेफिनेटली उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें वैल्यूएशन रीवैल्यू होते हुए देखने मिलेंगे। एंड ओवरऑल अगर हम बात करें तो मोनोपोली सेगमेंट में ही है, डिओपोली है, बीएससी एंड एनएससी दोनों ही इक्विटी सेगमेंट के लिए अच्छे कंपनीज है। एंड डेफिनेटली बीएससी ने रिसेंटली जो इस हिसाब से हमें इंटरनेशनल जो कमोडिटीज है या इंटरनेशनल स्टॉक्स है उसमें भी डायरेक्ट ट्रेडिंग के लिए एक कंसल्टेशन पेपर लॉन्च किया कि उसके उसमें भी हम अगर इन्वेस्ट कर पाए, इन्वेस्टर्स को ऑफर कर पाए अल्टरनेटिव मार्केट्स के। सो डेफिनेटली यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू फॉरेन कंट्रीज के स्टॉक्स में, यूएस के स्टॉक्स में, उसके लिए भी कंसल्टेशन पेपर बीएससी ने लॉन्च किया। सो ये मतलब मैनेजमेंट के ग्रोथ के लिए अच्छे टारगेट्स है एंड अच्छे एंटीसिपेशन है। सो डेफिनेटली दोनों ही कंपनीज, चाहे एमसीएक्स हो या बीएससी हो, यहाँ पे एक्यूमुलेशन करने की ये राय रहेगी। अच्छे खासे वैल्यूएशन पे हमें मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली नेक्स्ट वन ईयर के लिए अच्छे रिटर्न हमें दोनों ही काउंटर से बनते हुए मिल सकते हैं। चलिए अगला स्टॉक जो है जो आज सुर्खियों में हुआ, हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर में अगर हम पिछले एक साल में देखें तो 125% का रिटर्न दिया है स्टॉक ने, क्योंकि मेटल्स में काफी अच्छा एक रुझान रहा और हिंदुस्तान कॉपर और हिंदुस्तान जिंक दोनों ही स्टॉक्स में काफी अच्छी परफॉर्मेंस हमको देखने को मिली। लेकिन पिछले 6 महीनों में सब बिट ऑफ कंसोलिडेशन, अप्स एंड डाउन, बट स्टिल होल्डिंग अच्छा खासा एक हमको मुनाफा इस स्टॉक ने दिया है। लेकिन आज ऑफर फॉर सेल जो है दैट्स बीन किक्ड ऑफ। 14% की इक्विटी जो है वो सरकार ऑफलोड करेगी, तो इसके चलते हुए आज स्टॉक में दबाव देखने को मिल रहा है। डे लो के आसपास स्टॉक कामकाज कर रहा है, 7.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। पर अगर हम फंडामेंटल साइड पर देखें, द स्टोरी स्टिल इंटैक्ट। तो लक्ष्मीकांत जी, हिंदुस्तान कॉपर इस डिप पे एक्यूमुलेट करना चाहिए?
देखिए आज आपने जो न्यूज बताया उसका सीधा इम्पैक्ट इस स्टॉक पर भी देखने को मिल रहा है। गैप डाउन ओपनिंग हुई है स्टॉक में, बट अगर मैं वीकली स्ट्रक्चर देख रहा हूँ तो यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट दिखाई दे रहा है और एक अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 520 के आसपास। तो मुझे लगता है 515 से लेकर 525, एक्चुअली इसका एटीआर थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं 10 रुपए की रेंज बोल रहा हूँ। तो 515 से लेकर 525 एक अहम सपोर्ट लेवल के तौर पे काम कर सकते हैं। अगर 2 से 3 दिनों में यहाँ पर स्टेबिलिटी आती है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर फिर से एक्यूमुलेट करना चाहिए। स्टॉप लॉस लेना चाहिए हमें 495 का, और फिर से हमें एक अच्छा पुल बैक मूव 580 से 600 लेवल तक देखने को मिल सकता है। बशर्ते हमें यहाँ पर एक स्टेबिलिटी दिखनी चाहिए अराउंड द लेवल्स ऑफ 515 टू 525। ओके, मेटल के अन्य स्टॉकों को भी देख लेते हैं। कल अच्छी तेजी थी, आज थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली है। हिंदुस्तान कॉपर की हम बात कर चुके हैं। नाल्को आज 1.5% नीचे है, हिंदुस्तान जिंक 1.25% नीचे है, लेकिन आज गेनर्स की लिस्ट में फिर से सेल सेल कल स्टील की कंपनी से, स्टील से जुड़ी हुई कंपनी में काफी अच्छा एक रुझान देखने को मिला, चाहे वो टाटा स्टील हो, सेल हो और जेएसडब्ल्यू स्टील हो। लेकिन आज भी सेल अपने आप को होल्ड करते हुए 186 का लेवल है, 3.5% की यहाँ मजबूती देखने को मिल रही है। एनएमडीसी एक और मेटल से जुड़ी हुई कंपनी जहाँ 86 का लेवल है, हरे निशान में अपने आप को कायम रखने में यहाँ पे सफल रहा है अभी तक। सो लक्ष्मीकांत जी, मेटल स्पेस में ही इन दोनों के बारे में बताइएगा, फिर आपका कौन सा स्टॉक होगा जो आप मेटल स्पेस में खरीदना चाहेंगे इस समय? देखिए ऑलरेडी अच्छा ब्रेकआउट हमें कल के सेशन में आपकी आवाज फिर डिस्टर्ब होगी लक्ष्मीकांत सर। तो अभी मेरी। नहीं, अभी ठीक नहीं है। ओके। आप ठीक है? हेलो। हाँ जी, अब यस। ठीक है, अब बताइएगा। ओके। सो एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें कल के सेशंस में देखने को मिला था, और ऑलरेडी काफी लंबे समय से स्टॉक अपने पॉजिटिव क्रॉसओवर जो कि 20 और 50 डे एसएमए लेवल के आसपास दिखाई दे रहे थे उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे थे। तो कल हमें एक अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट 180 के ऊपर देखने को मिला था, और आज हमें यहाँ पर फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम भी देखने को मिल रहे हैं। सो ओवरऑल सेंटीमेंट बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं। वीकली चार्ट भी काफी स्ट्रांग है, पिछले जो रेंज थे उनको ब्रेक कर उस वहां पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अब जो नेक्स्ट हर्डल है वो अभी फिलहाल हमें 190 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो एक माइनर रेजिस्टेंस हो सकता है, अगर 190 के ऊपर ही निकलता है तो यहाँ पे अच्छे खासे अपसाइड के मूव हमें 205 210 तक भी देखने को मिल सकते हैं। तो जिनका मेरा मानना है कि जिनका शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू रहता है तो वो ओके। इसको एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। अपकमिंग टारगेट हमारा 205 तक स्टील अथॉरिटी इंडिया में देखने को मिल सकता है। वहीं पर अगर ओके। इसके सपोर्ट की बात करें तो वो सपोर्ट अभी फिलहाल 174 का दिखाई दे रहा है। आपके दूसरे स्टॉक एनएमडीसी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी हमें लोअर लेवल्स पे एक अपसाइड का मूव देखने को मिला है। स्टॉक में एक डिप देखने को मिला था 200 डीएमए लेवल के आसपास, और वहीं से फिर से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। बट फ्रेश बाइंग के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पर जो ब्रेकआउट है अभी आया नहीं है। 87 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट आने का इंतजार है, और मुझे लगता है अगर 87 के लेवल क्रॉस होते हैं तो वहां से फिर हमें 92 तक के लेवल शॉर्ट टर्म बेसिस पे एनएमडीसी में देखने को मिल सकते हैं। तो इस पे नजर बना के रखकर अगर 87 के ऊपर की क्लोजिंग होती है, ब्रेकआउट मिलता है, तो फिर वहां पर एंट्री लें। तो जो हमारा जो टारगेट है 92 वहां तक हम फर्दर अपसाइड एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। वहीं पर आप जो आपने मुझसे पूछा है कि मुझे कौन से स्टॉक और इनके अलावा अच्छे लग रहे हैं, उनमें से जिंदल स्टील है। जिंदल स्टील ने कल अपने 200 डीएमए लेवल को रिक्लेम किया था, और यहाँ पर अभी तक जिस हिसाब से परफॉर्मेंस आना चाहिए था वो आया नहीं है। और काफी लंबे समय बाद ये अपने 100 डीएमए लेवल के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शॉर्ट टर्म बेसिस पर मुझे यहाँ पे 1200 तक के टारगेट देखने को मिल रहे हैं। स्टॉप लॉस की बात की जाए तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी फेवरेबल है। मुझे लगता है 1120 के स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल्स पे बाइंग की जा सकती है। अपकमिंग टारगेट हमारा 1200 से लेकर 1220 तक आ सकता है। एक स्टॉक को देखिएगा, पीवीआर आइनॉक्स निश्चित। ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है। पहले तो चलता नहीं था, अब चला तो सस्टेनेबल अच्छे मूव्स में देखने को मिल रहे हैं। सो इस स्टॉक पे इन लेवल्स पे क्या करें? डेफिनेटली पीवीआर एनएफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल एक अच्छे खासे वैल्यूएशंस पे काउंटर अवेलेबल था, एंड यहाँ से जैसे ही मार्केट्स में एक रिकवरी हमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने मिला, यहाँ पे भी एक रिकवरी हम देख रहे हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो करंटली 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही फिलहाल ट्रेड करता हुआ देखने मिल रहा है, एंड एक वहां से ही अपसाइड के लिए काउंटर रेडी हो रहा है।
सो यहाँ पे भी पोजीशंस होल्ड रख सकते हैं, अच्छे खासा डबल बॉटम फॉर्मेशन के वीकली चार्ट्स पे हमें पैटर्न फॉर्मेशन देखने मिल रहा है, एंड यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू रहने के और भी पॉसिबिलिटीज है। सो डेफिनेटली करंट लेवल्स पे एक्यूमुलेट कीजिए, 1300 से लेके 1320 तक के लेवल्स हमें पीवीआर एनएक्स में बनते हुए देखने मिल सकते हैं।